आज हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का नाम जब भी हमारे दिमाग में आता है तो सबसे पहले जिसका नाम आता है वो थे न्यूटन। न्यूटन से रिलेटेड स्टोरी तो सबने सुनी होगी कि वो एक पार्क में घूमने गए थे, वहाँ पे उनको एक पेड़ दिखा, पेड़ से एप्पल जो था वो नीचे गिर रहा था। तो वहाँ से उनके दिमाग में थॉट आया कि जो एप्पल है यह नीचे ही क्यों गिर रहा है, कोई तो फोर्स होगी जो इस एप्पल को अपनी तरफ नीचे अट्रैक्ट कर रही है। वहाँ से उन्होंने अपनी जो थ्योरी थी और अपनी जो इसके ऊपर रिसर्च की वो स्टार्ट करी। इसके पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे जैसे कि कैपिलर, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज पुट करी थी, लेकिन सबसे जो वैलिड थ्योरी थी वो न्यूटन की थी और यहीं से आया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उन्होंने दो टॉपिक्स पे अपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया। पहले उन्होंने मास लिया और एक डिस्टेंस लिया। सपोज हमारे पास दो मासेस हैं, एक है बॉल और एक है फेदर। अगर हम उसको ऊपर से फेंकेंगे तो क्या वो दोनों सेम स्पीड सेम टाइम से नीचे आएंगे? नहीं, बॉल एकदम से नीचे आ जाएगी और जो फेदर होगा वो स्लोली स्लोली टाइम लेके नीचे आएगा। इसका मतलब जो फोर्स है वो कहीं ना कहीं मास पे डिपेंड कर रही है। अगर मास ज़्यादा है तो फोर्स एकदम से उसको नीचे अपनी तरफ खींच ले रही है, लेकिन अगर वही हमारे पास फेदर है, इसका मास कम होता है, तो वो स्लोली 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 आराम से नीचे आएगा। और दूसरा उन्होंने लिया जो था डिस्टेंस को लेके। जैसे कि हमारे पास मान लो दो मैग्नेट्स हैं, उन मैग्नेट को अगर हम पास में रखते हैं तो एक फोर्स महसूस होती है हमें, इससे कि वो आपस में अट्रैक्ट कर लेती है। लेकिन वही मान लो हमने एक मैग्नेट रखी एक रूम में, दूसरी मैग्नेट दूसरे रूम में रखी, क्या वो सेम फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी? नहीं, शायद वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके कंबाइन हो भी ना पाए। तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं रेडियस पे भी डिपेंड करती है। कम रेडियस मतलब ज्यादा फोर्स और ज्यादा रेडियस मतलब कम फोर्स। तो दो फैक्टर्स पे डिपेंड किया, पहला मास और दूसरा रेडियस। तो मान लो हमारे पास दो मास हैं, एक मास m1 एक मास m2 और उनके सेंटर का डिस्टेंस r। तो जो अभी हमने देखा था मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो m1 और m2, और ज्यादा डिस्टेंस मतलब कम फोर्स तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। इसको हम कंबाइन करके ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है, जब ये हटता है तो एक कांस्टेंट इंक्लूड होता है। वो कांस्टेंट यहाँ पे इंक्लूड किया है जी, यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट। मतलब तो हमारी फोर्स इक्वल हो गई जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये जो g है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, मतलब आप यहाँ पे जी की वैल्यू लें, किसी और स्टेट में लें, कहीं पे भी लें, ये सेम रहेगी। और ये जो लॉ है ये इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होता है, मतलब ये जो दो मासेस हमने लिए हैं, अगर ये मासेस हम एयर में रखें, पानी में रखें, वैक्यूम में रखें, ये फोर्स को कोई असर नहीं पड़ेगा। ये फोर्स सेम जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर ही रहेगी। ये जो फोर्स होती है ये अट्रैक्टिव फोर्स होती है, मतलब m1 m2 को अट्रैक्ट करेगा और m2 m1 को। और इसको लिखने का एक वे होता है, हम बोलेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मतलब 1 पे कितनी फोर्स लगी 2 की वजह से, और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 सेकेंड पे कितनी फोर्स लगी 1 की वजह से। तो ये था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पूरा कंप्लीट। इसके ऊपर सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इस फॉर्मूले के ऊपर कभी मास दिया होगा तो हमें रेडियस निकालनी होगी, कभी रेडियस गिवन होगा तो हमें मास निकालना होगा।